हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यमाइस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 7 नवंबर 2022 और हम बात करें द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूएडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज के सेशन में द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। पहला, डेमोक्रेटिक डेफिसिट, और दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी इलेक्टोरल पाइवट दैट रिस्टोर्स ब्राजील्स डेमोक्रेसी। वन बाय वन दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला एडिटोरियल आर्टिकल, डेमोक्रेटिक डेफिसिट, लोकतांत्रिक घाटा। अर्ली इलेक्शन इज द ओनली प्रूडेंट वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। समय से पहले चुनाव ही पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र विवेकपूर्ण तरीका है। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारे में उहापोह की स्थिति लगातार बन चुकी है। जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमला होता है और इसका ब्लेम ये मौजूदा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स पर लगाते हैं। साथ में ये इस बात को भी दोहराते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो 1969 में इनको फांसी हो जाती है, उनका ये नाम लेते हैं खुद से कंपेयर करते हुए। साथ साथ में जब ये बात कर रहे होते तो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं, उनका भी नाम लेते हैं और कई तरीके से आर्मी पर ये लगातार आरोप लगाते हैं। हालांकि आर्मी द्वारा सभी आरोपों को खारिज कर दिया जाता है, किंतु अब जो स्थिति पैदा हो गई है पाकिस्तान में, उससे समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो इमरान सरकार जब सत्ता से हटती है, उसके बाद से जब कोर्ट में ये तमाम सारे अपील करते हैं, वहां पर भी निराशा हाथ लगती, तब ये अंतोगत्वा सड़क पर उतर आते हैं और जो जनरल इलेक्शन होना उसको तुरंत करा दिया जाए, ऐसी ये मांग करते हैं। साथ साथ में आर्मी चीफ का भी ये कई बार मजाक उड़ाते हुए दिखते हैं। और आर्मी चीफ बाजवा की बात करें तो इसी महीने उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और जब आर्मी द्वारा ये कहा जाता है कि आर्मी हर समय न्यूट्रल रहती है, तो विशेष तौर पर इस बात का माखौल उड़ाते हुए ये नहीं थकते हैं। इन सब के अलावा आगे आर्टिकल में बात कही जा रही जिस तरीके से इमरान खान पर कई सारे चार्जेस भी लगे थे, जिनमें कोर्ट की अवमानना का भी चार्ज था। इवन टेरर चार्ज भी इन पर लग चुका था, जिसको बाद में हटा लिया जाता है। और अब जिस तरीके से अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको दोषी करार देता है, जब केस इनके खिलाफ चलता है कि जो भी जब प्रधानमंत्री पद पर ये रहते हैं तो जो ऑफिशियल गिफ्ट होते हैं उसको इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उसको बेच दिया, और इस बेसिस पर इनको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है। आगे बात कही जा रही है कि ये ऐसी भी उम्मीद है कि लीगल एक्शन भी इनके ऊपर चल सकता है। और जिस तरीके से लगातार ये जुडिशरी, आर्मी, पार्लियामेंट सबको डिफेम करते जा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर चिंता का भी विषय है। आगे बात हो रही है शहबाज शरीफ सरकार की। मौजूदा समय में अपने सबसे बुरे वक्त से वो गुजरती मानी जा रही है। अभी हाल में ही पाकिस्तान बाढ़ से गुजर चुका है। इसके अलावा जिस तरीके से अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता में आई है, लगातार पाकिस्तान से घर्षण की स्थिति बनी हुई है। इन सब के अलावा मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन को और ज़्यादा गंभीर बना देता है। और जिस तरीके से भारत से पाकिस्तान के लगातार संबंध बिगड़े हुए हैं, इस नाते जो ट्रेड रेवेन्यू भारत की तरफ से पाकिस्तान को मिल सकता था, इस समय बहुत हेल्प करता, वो भी बंद है। इन सब के अलावा जिस तरीके से प्रधानमंत्री शरीफ द्वारा कई सारे फॉरेन कंट्री का विजिट लगातार लगाया जा रहा है, जिससे कि जो पाकिस्तान को क्रेडिट चाहिए वो मिल सके, थोड़ी सी जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उसमें सुधार हो सके। और अब लगातार प्रधानमंत्री पर जब इमरान खान द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो उनकी लोकप्रियता में और ज़्यादा गिरावट आती है। तो आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि यदि अपनी क्रेडिबिलिटी को शहबाज शरीफ को बनाए रखना होगा तो
जो भी घटना हुई है, जिस तरीके से इमरान खान पर अटैक होता है, उसका कन्विंसिंग वे में उसका प्रूव होना चाहिए। और बेसिकली तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी इमरान खान की जो लोकप्रियता है पाकिस्तान में, वो लगातार मजबूत बनी हुई है। और इसका सबूत हाल के जो बाई इलेक्शन होते हैं उसमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पीटीआई तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी सीट जीतती है। और अब आगे बात ये भी कही जा रही है, लगातार जब से हमला हुआ है तो इमरान खान के सपोर्टर रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा, कराची इत्यादि जगहों पर वो मार्च कर रहे हैं। और अब सरकार को लॉ एंड ऑर्डर इसको भी मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। और यदि सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो आने वाला समय और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। और ऐसे में उपाय के तौर पर यह देखा जा रहा है कि त्वरित रूप से जो डेमोक्रेसी है, हालांकि पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी भी पूर्णतः अपने स्वतंत्र रूप में नहीं रहा, फिर भी अगर अभी की बात कही जाए तो समय से पहले चुनाव ही पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र विवेकपूर्ण तरीका सिद्ध हो सकता है। अगले आर्टिकल में बात होगी एन इलेक्टोरल पिवट दैट रिस्टोर्स ब्राजील्स डेमोक्रेसी, एक चुनावी धुरी जो ब्राजील के लोकतंत्र को बहाल करती है। हाल में ही ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति और जो वामपंथी विचारधारा के माने जाते हैं, लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट और लेफ्टिस्ट लीडर हैं लूला डा सिल्वा, इनकी जीत हो जाती है। हालांकि जीत इनकी काफ़ी नैरो रहती है, पर आज के समय में ये ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुन लिए गए हैं। कुछ दिन बाद इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। पूरे आर्टिकल में बात इस पर की जा रही है कि जिस तरीके से लूला डा सिल्वा की जीत होती है और राष्ट्रपति बोल्सोनारो, जो कि दक्षिणपंथी विचारधारा के माने जाते हैं, उनकी हार होती है। और अब ये ब्राज़ील के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो बोल्सोनारो थे उनकी लोकप्रियता लगातार घटती हुई भी देखी जा रही थी। इन सब के अलावा कई जो लोकतांत्रिक संस्थान हैं उनको भी इनके द्वारा लगातार कमज़ोर किया जा रहा था। साथ साथ में जिस तरीके से ब्राज़ील में गन कल्चर प्रमोट हो रहा था और जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले उनको क्रिमिनल की तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। और साथ साथ में जो अमेज़न के जंगल हैं उनको लगातार जो उनको साफ करने और जलाने का जो प्रवृत्ति था उसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा था। और अब ये भी आगे आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जिस तरीके से बोल्सोनारो के समय में ब्राज़ील की जो सरकार थी उसके जो मिलिट्री थे उससे काफ़ी ज़्यादा निकट संबंध में आगे बढ़ रहे थे। बेसिकली जो सरकार चलाने का जो तरीका इनका हो रहा था वो डरा के धमका के आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा था। विशेष तबकों, जो बुर्जुआ वर्ग थे और विशेष सोच वाले जो लोग थे, उनको ये लेके साथ में चल रहे थे। और बहुत सारे जो वर्किंग क्लास होता है इनको ये पीछे या दोयम दर्जे के रूप में देख रहे थे अपने ही देश में। साथ साथ में जिस तरीके से जो लोकतांत्रिक कई संस्थाएं होती हैं और ब्यूरोक्रेसी को कमज़ोर लगातार हो रही थी, इस सब के अलावा जो न्याय तंत्र है वो भी कमज़ोर हो रहा था। जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उसमें भी लगातार गिरावट हो रही थी। और अब आगे आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जिस तरीके से बात हो रही है लूला डा सिल्वा जी की, जो कि इससे पहले 2003 से 2014 के बीच में ये राष्ट्रपति रह चुके हैं और उस समय ब्राज़ील के इतिहास में काफ़ी बड़े परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि जिस तरीके से पॉवर्टी रिडक्शन की जब बात आती है, बड़ी मात्रा में पॉवर्टी से लोग बाहर निकलते हैं। और इन सब के अलावा इस बार के उनके जीत में
स्पेशली जो ब्लैक क्लास है लिबरिंग पुअर का, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट किया, औरतें काफ़ी सपोर्ट की। हालांकि आज भी ब्राज़ील में पितृसत्तात्मक समाज देखा जा सकता है। बेसिकली जो भी प्रोग्रेसिव एलिमेंट है मिडिल क्लास के, सबका सपोर्ट लुला दा सिल्वा को मिलता है और इनकी जीत हो जाती है। और अब आगे बात आर्टिकल में ये कही जा रही है कि जिस तरीके से इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब ब्राज़ील में जो सोशल राइट हैं इसको आवाज़ मिलेगी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जाएगा। जिस तरीके से अमेज़न के जंगलों को लगातार जलाया जा रहा था, साफ किया जा रहा था, उस पे रोक अथवा उस प्रवृत्ति में कमी देखने को ज़रूर मिलेगी। और लुला डा सिल्वा की बात कही जाए तो बेसिकली ये काफ़ी लोकतांत्रिक नेता भी माने जाते हैं। इनकी पार्टी में भी इंटरनल डेमोक्रेसी पे विश्वास माना जाता है। ब्राज़ील की डेमोक्रेसी को मजबूत करने में ये आगे कार्य करेंगे, ऐसा भी आशा जताई जा रही है। और आगे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की जब बात होती है तब लुला डा सिल्वा इसमें पॉइनर सिद्ध होंगे। इनकी विक्ट्री काफ़ी नैरो रहती है। और बेसिकली आगे ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से बोल्सोनारो जी का जब कोविड-19 मैनेजमेंट बेहतर नहीं आता है, इसके अलावा जो लोकतांत्रिक संस्थान है उस पे लगातार ये अटैक कर रहे थे, कमज़ोर कर रहे थे, और इन सब के अलावा जो प्रॉपर लोग नहीं थे, अनक्वालिफाइड अथवा जिस भी पोस्ट के लिए वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसे लोगों को ये, स्पेशली जब बात हो रही कि मिनिस्टर बनाने के लिए, तो किसी को भी उठा के, ज़्यादातर मिलिट्री से जनरल्स होते थे, उनको ये मिनिस्टर बना दे रहे थे। और वो लोगों के बारे में बेहतर कार्य नहीं कर पा रहे थे, लोग भी उनसे अपना जुड़ाव महसूस नहीं करते थे, और कई सारे स्कैंडल भी सामने देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से लुला डा सिल्वा की जो जीत है, काफ़ी पहले से ही लोग इसकी उम्मीद लगा रहे थे। इन सब के अलावा आगे बात ये भी कही जा रही, जिस तरीके से बोल्सोनारो ये कंजर्वेटिज्म के साथ में इनका काफ़ी ज़्यादा अलायंस देखने को मिलता है। बेसिकली बात करते हैं जो धार्मिक संस्था चर्च होती है उनके साथ में, और विशेष तौर पर इस तरीके से ये ऐसे लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ना चाह रहे थे जो कि जो ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ हैं ब्राज़ील की, उसको ये आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे विचारधारा जिसमें चाहे वो गे मैरिज हो अथवा अबॉर्शन हो, इसका अपोज करने वाली मानसिकता वाले लोगों का भी ये सपोर्ट करते थे। इन सब के अलावा लुला दा सिल्वा की बात हो रही है तो बेसिकली ये उम्मीद हो रही है कि ये ज़्यादा लोकतांत्रिक, ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा प्रोग्रेसिव ब्राज़ील के लिए सिद्ध होंगे, जिस तरीके से ये ऑलरेडी 2 टर्म में सिद्ध हो चुके हैं। इन सब के अलावा आगे अब जिस तरीके से बोल्सोनारो द्वारा पुलिस को खुली छूट दे दी जाती है जब वो झुग्गे झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के साथ डील करना होता है, और विशेष तौर पे एनवायरनमेंट के साथ समझौता होता है जब एग्रो बिजनेस बढ़ाने की बात होती है। अमेज़न के जंगल को बेपरवाही के साथ काट दिया जाता है और लगातार ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इन सब के अलावा राजनीतिक हिंसा में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन अत्यधिक रूप से फैलाई जा रही थी। कई ऐसी बातें भी कही जा रही थी कि अगर लूला दा सिल्वा सत्ता में आते हैं तो बेसिकली उनका जो शैतान है उससे इनका समझौता है, और ये सत्ता में आएंगे तो जो चर्च है उनको ये ताला लगा देंगे। और शुरुआती जब जीत होती है तब दोनों ही शीर्ष नेताओं के समर्थकों में काफ़ी झड़प भी होती है, इवन मिलिट्री को इंटरवेंशन करना पड़ जाता है। और अब जिस तरीके से आगे बात हो रही है कि लुला दा सिल्वा के आने से जो सोशल पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है और अमेज़न जो एनवायरमेंटल पॉलिसी है, सब में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। और इन सब के साथ साथ में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सशक्त बनाने का इनका प्रयास होगा, जैसा कि पहले इनके सत्ता में ऐसा होता रहा है। और आगे ये भी बात कही जा रही है कि जब कोविड-19 पैंडेमिक आता है तो बोल्सोनारो मजबूर हो जाते हैं कि जो कैश ट्रांसफ़र स्कीम
ब्राज़ील में रहती है उसको बढ़ाने के लिए बेसिकली इस स्कीम की बात कही जाए तो पूर्व सरकार लुला दा सिल्वा द्वारा ये चलाई हुई स्कीम थी, इनकी सिग्नेचर अचीवमेंट मानी जाती थी। और आगे अब ये भी बात कही जा रही है आर्टिकल में कि जिस तरीके से बोल्सोनारो द्वारा ये प्रयास हो रहा था कि जब भी जो वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है उसमें ये खुद को जैसे पेट्रिमोनलाइज करने का होता है, एक पितृ छवि के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रहे थे कि बेसिकली जो सब कुछ हो रहा है वो इनके द्वारा ही किया जा रहा है। बल्कि होता क्या है, जो भी वेलफेयर स्कीम होती है ये जनता के जो टैक्सेस होते हैं उसके द्वारा ही सरकार चलती है। कोई व्यक्तिगत रूप से सरकार का कोई नेता इन स्कीम को नहीं चलाता है। जबकि इनका प्रयास यही था बोल्सोनारो का कि खुद के व्यक्तित्व को ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे थे। और अब बिल्कुल ऐसी उम्मीद है कि जो भी वेलफेयर स्कीम चलेगी वो प्रॉपर जिस तरीके से चलना होता है गवर्नमेंट टू पीपल ही चलेगी। और इसमें जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही जाती है वो व्यवहारिक रूप से देखने को अब ब्राज़ील में मिल सकती है। और आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है जिस तरीके से एक एज ऑफ रिएक्शन पूरा देखने को मिल रहा है दुनिया भर में, एक लहर देखने को मिल रही है कि ज़्यादातर जो रिएक्शनरी रिजिम है ये पावर में आ रही हैं। अभी रिसेंट एग्जाम्पल इटली का ही इसमें जिक्र हो रहा है। आगे ये बात हो रही है कि चाहे वो पूर्वी यूरोप की बात हो, इवन यूएस में ट्रंप सरकार की बात कही जा रही है जिस तरीके से भी आने वाले समय में ट्रंप वापस कमबैक करते हुए अब दिखेंगे। इसी हफ्ते यूएस के कांग्रेशनल इलेक्शन में भारत की बात कही जा रही है, फिलीपींस का नाम आ रहा है और आगे बोल्सोनारो की बात हो रही है कि इन्होंने जिस तरीके से हर चीज़ का राजनीतिकरण कर दिया, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, मिलिट्री हो। और अब बेसिकली जिस तरीके से भारत में और ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा सामाजिक ताना बाना में समानता भी देखने को मिलती है। और अब आगे बात कही जा रही है कि जब लुला डा सिल्वा की जीत, उम्मीद है कि हर जो भी ट्रेंड गलत तरीके से चल रहा था ब्राज़ील में उसको ये रिवर्स करेंगे और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस लगाएंगे जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पे। और अभी जो बोल्सोनारो के सरकार में जो बुर्जुआ वर्ग है उसका डोमिनेशन देखने को मिल रहा था, इसको भी चेक करने का प्रयास होगा, ज़्यादा इंक्लूसिव होगा। और ऐसे समय में जब बात कही जा रही है कि ऐसे नेता जिनकी एक इमेज है कि वो पार्टी बिल्डर के रूप में उनकी इमेज है, इंटरनल डेमोक्रेटिक कल्चर में वो विश्वास करते हैं और बेसिकली एक ऐसे राष्ट्रपति जिनका विश्वास है, जिन जो खुद डेमोक्रेटिक नॉर्म और व्यवहारिक तौर तरीकों को प्रमोट करते हुए देखे जाते हैं। और ऐसे में लुला डा सिल्वा की जीत प्रतिक्रिया की आयु नामक एक महान लहर का सबसे निर्णायक उलटफेर है। एक लहर जिसने प्रतिक्रियावादी शासनों को चुनावी लोकतंत्रों की एक श्रृंखला में सत्ता में आते देखा है। और ये भी बात कही जा रही है लुला डा सिल्वा का जो सोशल बेस और जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसी उम्मीद करता है कि जब सामाजिक न्याय की बात होगी, सामाजिक समानता की बात होगी, तब इस क्षेत्र में ये निश्चित तौर पर सकारात्मकता से आगे बढ़ेंगे और समावेशी लोकतंत्र की छवि को ये ब्राज़ील में फिर से इसका पुनरुत्थान ये करेंगे। आज के द हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।